आज एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, छठी जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत कायम हुई है, जिसे जमहूरियत कहते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं बच्चों, तमाम जितने भी हैं हम हिंदुस्तानी हैं। तो जैसे हमने पहले सुना होगा, पुराने ज़माने में अंग्रेज़ी की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेज़ों हिंदुस्तानियों पे बहुत जुल्म करते थे, बहुत उन्हें गुलाम करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे। उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रा भी आज़ादी नहीं थी। जैसे जैसे हमारे जो बहादुर थे उन्होंने डट का मुकाबला किया, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, उन्होंने डट के मुकाबला किया, तब अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुस्तान मुल्क से भगा दिया और हमारा हिंदुस्तान मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुलों से आज़ाद हो गया। जमहूरियत में मुल्क के अवाम अपने इखलाकों से अपने नुमाइंदा मुखातिब करते हैं। ये नुमाइंदा मुल्क की पार्लियामेंट में आकर हुकूमत का कारोबार संभालते हैं और इंतखाब राय से किसी अहम शख्सियत का मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए मसूदों पर सदर के दस्तखत से हुकूमत के सारे कानून बनाए जाते हैं, जिन पर अमल करना अवाम का फ़र्ज़ होता है। अभी यहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तान के आज जो अभी यहाँ पे जो चल रहे हैं, अभी अभी आज हमारे हिंदुस्तान में अभी के तौर पे हमारे जो सदर कौन है, हमारी वज़ीर आला कौन है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी है। ऐसे बहुत सारे वज़ीर आज़म आए और गए। भारत के पहले सदर डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस अहदे को संभाला था। जैसे हमारी हिंदुस्तान मुल्क के लिए भी किसी हमें बादशाह को मुकर्रर करना होता, कोई ऐसा बादशाह जो हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे लोगों का, अवाम का अच्छे से ख्याल रखे कि हमें किस चीज़ की तालीम को लेके, मतलब हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, और बेरोज़गार के लिए रोज़गार के लिए रोज़ी का बंदोबस्त करना, कैसे मतलब ऐसे कंपनियां बनाना, हर चीज़ की मतलब हर चीज़ की सहूलतें मुहैया करना। आपने 5वीं जमात में उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सपोर्ट किया, बच्चों के हवाले में उन्होंने काफ़ी अहम काम किए। आप जानते हैं कि सदर बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन एक मदरस थे। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन सदर बनने से पहले वो भी हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं। उन्होंने भी हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए, अवाम के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी है। उन्हीं की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन भी अलीगढ़ और दिल्ली में पहले दर्ज तदरीस से मुसल्लिक थे। मतलब उन्हीं की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, मतलब वो भी अलीगढ़ दिल्ली में पहले दर्ज तदरीस से मुसल्लिक थे। वो भी बच्चों को तालीम देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी आलमाना खूबियाँ इंतज़ामी सलाहियतों को देखकर उन्हें मुल्क की सदारत भेज गई थी। आइए देखें उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भी, मतलब उन्होंने भी हिंदुस्तान मुल्क के लिए, आवाम के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने भी काफ़ी उन्होंने अपना जो था बच्चों के लिए काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, बच्चों को तालीम के हवाले से। तो आइए हम उनकी ज़िंदगी में नज़र डालेंगे कि उनके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के तीसरे वज़ीर आज़म थे, सदर जमहूरिया थे। यहाँ पे आप डॉक्टर जाकिर हुसैन की तस्वीर देख सकते हो। तो चलिए आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए। जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में बहुत सारे सदर जमहूरिया हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन और ये जवाहरलाल नेहरू, और अभी हमारे जो फिलहाल वजीर आजम है, नरेंद्र मोदी। उन्होंने भी हमारे अवाम के लिए अच्छे खिदमत अंजाम दिए हैं। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। जैसे वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। 1897 को 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। अभी यहाँ पे आप डॉक्टर जाकिर हुसैन की तस्वीर देख सकते हो। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन वो एक उस्ताद के साथ वो सदर जमहूरिया भी बने, उन्होंने भी आवाम के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। ऐसे ही यहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भी एक उस्ताद थे, उन्होंने भी वो हिंदुस्तान मुल्क के तीसरे वजीर आजम बने। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद किसको वजीर आजम बनाया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। उन्होंने भी हिंदुस्तान मुल्क के लिए, अवाम के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। उनकी पैदाइश कब हुई, 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद
उनके वालिद फ़िदा हुसैन खां हैदराबाद में वकालत किया करते थे। अभी उनके जो वालिद थे फ़िदा हुसैन खां, उनके वालिद अब्बू का नाम फ़िदा हुसैन खां था, वो हैदराबाद में वकालत किया करते थे। जाकिर साहब अभी इब्तिदाई हासिल तालीम कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी जो जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उनका जो करियर का आगाज़ हो चुका था, वो कर रहे थे कि उनके हाल ही में पढ़ाई के साथ साथ ही उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। चला था वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। फिर वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश शहर में आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया, उन्हें एडमिशन दे दिया गया। स्कूल की तालीम खत्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाई की। जैसे उनकी स्कूल की तालीम जो खत्म थी, जो स्कूल की तालीम पढ़ रहे थे, उन्होंने स्कूल की तालीम मुकम्मल करके उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की। जैसे हम सारे बच्चे जो पढ़ाई करते स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मदन एंग्लो और रेंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहाँ वो एमए कर रहे थे। फिर वहाँ पे उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया? सर अलीगढ़ में सर सैयद के जो जारी किए हुए थे, जो उनके कॉलेज थे, जैसे सर सैयद अहमद साहब ने उन्होंने कॉलेज बनाया था, वहाँ पे उन्होंने अपनी एमए की तालीम मुकम्मल की। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली की जामिया इस्लामिया कायम की। मतलब उन्हीं दिनों में, जैसे ये काम चल रहा था, जब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, उनके करियर का आगाज़ हुआ, जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे, तो इन्हीं दिनों ने महात्मा गांधी के कहने पर, मतलब महात्मा गांधी जो हमारे रहनुमा कहलाते हैं, हमारे बहुत बड़े रहनुमा कहलाते हैं, तो उन्हीं के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम दूसरे कौमी रहनुमाओं ने में जामिया इस्लामिया कायम की। मतलब जैसे बहुत से जो बड़े बड़े रहनुमा रहते हैं, कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, स्कूल बनाते, जहाँ पे तालिब इल्म, जितनी भी हमारी जो नए जनरेशन है, नई नस्ल है, वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। बहुत से तालिब इल्म असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। मतलब बहुत से तालिब इल्म असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग होकर जामिया में आ गए। डॉक्टर जाकिर साहब भी इनमें शामिल थे। डॉक्टर जाकिर साहब भी इसमें, जाकिर साहब हुसैन भी शामिल थे। वो इस वक्त भी पढ़ाते थे। जहाँ जामिया इस्लामिया में भी कुछ अरसे काम करने के बाद आला तालीम के लिए यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। फिर वहाँ पे जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर रहे थे, हासिल कर रहे थे, उस दौरान वो बच्चों को पढ़ाते भी थे और तालीम भी हासिल करते थे। फिर वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए वह आला तालीम और उन्हें पढ़ाई करना था, तो वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाई हासिल करनी होती तो उन्हें बैरून मुल्क में भेजा जाता था ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से उनकी मुलाकात हुई। अभी जर्मनी में उनकी मुलाकात किससे हुई? डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से उनकी मुलाकात हुई। तीनों के मिजाज बड़ी यकसानियत थे, उसके लिए वो गहरे दोस्त बन गए। मतलब तीनों के मिजाज आपसी में ख्यालात आपस में मिलते थे, तो वो दोनों में गहरी दोस्त बन गए। जैसे जर्मनी में उनकी मुलाकात डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से हुई। मतलब दोनों ऐसे प्रोफेसर थे जो बहुत ही अच्छे थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो ख्यालात थे और जो मिजाज थे, दोनों से काफ़ी मिलते थे, तो दोनों में गहरी दोस्ती बन गई। 1926 में ये तीनों आला तालीम डिग्रियां लेकर हिंदुस्तान वापस आए। फिर 1926 में तीनों ने जो अपनी तालीम हासिल कर ली, डिग्रियां हासिल कर ली, तो वहाँ से हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आते ही उन्होंने जामिया मिलिया का काम संभाल लिया। मतलब यहाँ आते ही उन्होंने जामिया मिलिया में जो उन्हें काम करना था, जो बच्चों को सहूलियतें देनी थी, अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जो आगे बढ़ाना था, उन पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर साहब 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे। मतलब डॉक्टर जाकिर साहब 1948 तक जामिया में खिदमत करते, मतलब वहाँ पे काम करते रहे। फिर उस वक्त के वजीर तालीम मौलाना आज़ाद ने उनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी में कबूल करने के लिए कहा। फिर इस वक्त की जिम्मेदारी के लिए मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या एक और जिम्मेदारी से नवाजा गया। फिर वक्त वजीर आज़म मतलब जो थे मौलाना आज़ाद ने उनसे अलीगढ़ के मतलब जो मौलाना आज़ाद थे डॉक्टर जाकिर हुसैन से उन्होंने क्या कहा कि तुम यूनिवर्सिटी के सारे काम की जिम्मेदारी तुम ले लो। चनाटा डॉक्टर जाकिर साहब उस यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। उनसे अपनी सलाहियतों का काम लाकर जाकिर साहब ने मुसलमानों के तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी। यहाँ के अमली काम हासिल करने का हौसला बलौला पैदा किया, नए शोबे जारी किए, कई इमारतें तामीर कराई।
जाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। मतलब जाकिर साहब ने भी अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी खिदमत अंजाम दी, बहुत मेहनत की ताकि यहाँ पे जो नए नए बच्चे आए, नए नए तालिब इल्म आए, यहाँ से एक अच्छी तालीम हासिल कर सके और हमारे हिंदुस्तान मुल्क का नाम रोशन करे। डॉक्टर जाकिर साहब की सेहत एक ज़माने से ख़राब थी। मतलब जाकिर साहब थी, वो अपना पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन अपना काम भी कर रहे थे। उन ज़माने में उनकी एक सेहत भी ख़राब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। मतलब अलीगढ़ में जब वो अपना काम कर रहे थे, कामों की जिम्मेदारी उन पर ज़्यादा आ गई तो उनकी सेहत बिगड़ने लगी। आखिर 1952 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर 1952 में उन्होंने रिटायरमेंट दे दी, इस्तीफ़ा दे दिया कि अब वो ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे। अपने घर जामिया निगरी नगर दिल्ली चले आए। फिर अपने घर में आ गए, जामिया नगर दिल्ली में चले आए। कुछ अर्से बाद पंडित जवाहर नेहरू के असरार पर उन्हें बाहर का गवर्नर फिर कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार के बाद उनके दरख्वास्त के बाद फिर उन्हें बिहार का गवर्नर बना गया। जैसे हमारे जो बहुत सारे शहर होते हैं, इलाके होते हैं, तो हमें एक गवर्नर बनाया जाता है। इस जिम्मेदारी को भी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया, बड़ी खूबी से अंजाम दिया। 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया। फिर 1962 में मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तभी भी आगे की ज़िंदगी में उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। फिर उन्हें सदर जमहूरिया बनाया गया। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने हर दल लजीज हुए कि मुल्क के सबसे बड़े अहदे सदर जमहूरिया के लिए उनका नाम पेश किया गया। 12 मई 1967 को उस अहदे पर फाइज हुए। फिर 12 मई 1967 को उस अहदे पर फाइज हुए। इस असल ये बात है कि जो शख्स खुलूस मोहब्बत लगन और दयानतदारी के साथ आवाम की खिदमत करता है, उस ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। कि मतलब अभी यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बोलने पर उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया। फिर वहाँ पे उन्होंने अपने सारे काम अंजाम दिए। फिर सदर जमहूरिया बने। उन्होंने भी वहाँ पे आवाम के लिए बहुत ही खुलूस मोहब्बत लगन दयानतदारी से काम किया और उन्हें ज़रूर कामयाबी मिलती। जो ऐसे इंसान होते हैं, जो कोई भी शख्स हो, जो खुलूस मोहब्बत लगन दयानतदारी ईमानदारी से आवाम के लिए खिदमत करता है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देता है। मसरूफियात की वजह से डॉक्टर जाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर उनके घर की हर चीज़ उनकी आला ज़ौक़ झलकता था। मतलब मसरूफियात की वजह से वो अपने घर वालों को, अपने फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाते थे। डॉक्टर जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक था। अभी जाकिर साहब उन्हें बागबानी का, पेड़ पौधे से बहुत काफ़ी मोहब्बत थी। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे अपने लगाए थे। मतलब उन्होंने अपने बागीचे में, अपने आंगन में मुख्तलिफ किस्म के तरह तरह के पौधे उगाए थे। फूल के पौधे लगाए थे। खास तौर पर तरह तरह के गुलाबों की क्यारियाँ, उनसे बाग सजा रहता था। जैसे आपने देखा होगा, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए रहते, रंग बिरंगे फूलों के पौधे खिलते हुए नजर आते हैं। रंग बिरंगे फूलों के पौधे नजर आते हैं। तो उन्हें गुलाब का फूल काफ़ी पसंद था। उनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भरा था। मतलब उनका घर जो था दुनिया भर की तस्वीरों से, उन्हें तस्वीरों का भी बहुत शौक था। जैसे हमारे घरों में तस्वीरें लगाई जाती ना, कुदरती मनाजिर की, और ऐसी तस्वीर लगाई थी जो हमें बहुत खूबसूरत लगती है। उन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना डॉक्टर जाकिर साहब का एक और मशगला था। मतलब उन तस्वीरों की नकलें बच्चों दोस्तों में, जैसे उन तस्वीरों की नकली कॉपी निकालते थे और बच्चों दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला बन गया। उन्होंने अजीब अजीब किस्म के पत्थर जमा किए थे, देखने वाला दंग रह जाता था। जैसे उन्हें पत्थर जमा करने का काफ़ी शौक था। जैसे बहुत से जो बड़े बड़े होते हैं, जो राजा महाराजा रहते हैं, जो बड़े अमीर लोग रहते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत शौक होता है। तस्वीरें रखना और पेड़ पौधे उगाना, देखो मछली, फिश टैंक रखना, ऐसी अजीम चीज़ें रखते हैं ताकि उनका घर बहुत ही खूबसूरत नजर आए। तो उन्होंने तरह तरह के पत्थर जमा किए थे, जिससे जो भी घर में उनके लिए विजिट करने आता, वो सब दंग रह जाता कि ये पत्थर तो काफ़ी कीमती है। उन्हें तरह तरह के चरिंद परिंदे पालने का शौक था। जैसे बहुत से जो अमीर होते हैं, उन्हें परिंदे पालने का भी शौक था। जैसे बहुत से बड़े लोग, अमीर लोग ऐसे छोटे रंग बिरंगी चिड़िया अपने घर में पालते हैं। एक तरफ पहाड़ी तोता टेटे कहे और खूबसूरत बिल्ली नाजुक अंदाज दिखाती, मुर्गियाँ सब एक रंग एक नस्ल की सफ़ेद ऐसी खूबसूरत बकरियाँ। मतलब जो उनका जो घर था बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने तरह तरह के पौधे बगीचे में लगाए थे और
उन्हें तस्वीरों का शौक था। उन्होंने तरह और रंग बिरंगी चिड़िया उन्होंने पाली थी। एक पहाड़ी तोता उन्होंने पाला था जो टोटे टे 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 करता था। एक खूबसूरत बिल्ली एक खूबसूरत बिल्ली पाली थी बड़ी, जो म्याऊं म्याऊं करती थी। मुर्गियां भी एक रंग की नस्ल की पाली थी, सब रंग सफ़ेद जो, और बकरियां पाली थी। उन्हें इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक था। एक दिन बकरी तसल्ले में दाना खा रही थी, कुछ घास और पत्तियां सामने पड़ी थी। जाकिर साहब ने अपनी बेगम साहिबा से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती हो? घास तो ज़मीन पर पड़ी है, ये तरीका ठीक नहीं है। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर उसे बिछाकर उसे बैठाइए और लोटे में पानी लेकर उसका मुंह धोइए, तो तौलिए से पहुँचिए। फिर तसले में खाना सजाकर उसके सामने रखिए। मतलब उन्होंने एक बकरी पाली थी, मतलब उनकी अपनी बेगम से कहा, तुम किस तरह से पत्तियां खिला रही है, तो ना ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई है? इसे चटाई बिछाइए, लोटे में पानी लीजिए, उसका मुंह धीजिए, तौलिए से उसका मुंह पोंछिए और एक प्लेट में मतलब पत्तियों को सजा दीजिए ताकि ये अच्छे से पत्ती खाए। बेगम साहिबा वो वहाँ मौजूद दूसरे घर वाले हंसने लगे। अब बेगम साहिबा वहाँ पे जो दूसरे नौकर थे वो हंसने लगे। मगर आप इस बात पे गौर करें, इसमें गहराई है। इससे मालूम होता है कि हर काम छोटा हो या बड़ा अच्छी तरह सलीके से अंजाम देना चाहिए। मतलब इससे मालूम होता है कोई भी काम हम करें, चाहे छोटा है बड़ा, लेकिन हमें अच्छी तरह से उसे अंजाम देना है। अक्सर बड़े आदमी समझते कि अपने से नीचे दर्जे के लोगों, गरीबों से मिलने और बात करने में हमारी शान घट जाती। मतलब ऐसे जो बहुत अमीर होते, बड़े लोग जो पैसे वाले होते, वो गरीबों से मिलना पसंद नहीं करते, वो अपने लेवल वाले से मिलना पसंद करते। उन्हें ऐसा लगता है हम छोटे लोगों से मिलेंगे तो हमारी जो इज्जत है वो घट जाएगी, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। हमें सबसे एक से मतलब बराबरी से मिलना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब का अंदाज़ा वही था। जब अलीगढ़ से दिल्ली आए तो उनके यहाँ एक गरीब बुढ़ी उनके बुढ़िया उनके आने की खबर सुनी तो तड़प जाती। जाकिर भैया आए कहकर उठती, लाठी टेकती, उनसे मिलने पहुंची। जाकिर साहब भी उसे बड़ी अपनाई से मिलते। एक दफ़ा बीमार पड़ गई, जाकिर साहब मिलने ना आई तो खुद जाकिर साहब उसकी मिजाज परसी को उसकी कोठरी में गए, उससे खूब बातें की। अभी जो डॉक्टर जाकिर साहब थे, हुसैन थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको मतलब भले वो अमीर थे, अच्छे बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन उनके अंदर ज़रा भी घमंड नहीं आया था कि वो सिर्फ अपने लेवल वाले अपने लोग जैसे लोग से मिलेंगे। तो एक बार उनकी खबर सुनकर एक बुढ़िया आई कि जाकिर भैया आ गए। तो वो बूढ़ी औरत जाकिर साहब से मिलने के लिए आई और जाकिर साहब ने भी उससे खुशी से मिला। फिर एक बार वो बीमार पड़ गई तो जाकिर साहब उसकी कोठरी पे गए उसकी हाल तबीयत पूछने के लिए। मतलब उनकी बातें काफ़ी अच्छी थी, वो कभी भी उन्होंने अपने घमंड नहीं दिखाया। घर वाले उनके दूसरे रिश्तेदार जाकिर साहब को मियाँ कहा करते थे। घर वाले और उसके दूसरे रिश्तेदार जाकिर साहब को मियाँ कहकर पुकारते थे। जाकिर साहब को बच्चे से बड़ी मोहब्बत थी। अभी जो जाकिर साहब थे उन्हें बच्चों से काफ़ी मोहब्बत थी। उनकी शरारतों शोरगुल से भी वो परेशान नहीं होते थे। मतलब उनकी शरारतें शोरगुल से परेशान नहीं होते। वो अपनी इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते थे। मतलब उनकी ज़िंदगी बड़े इतनी मसरूफ़ थी, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा वक्त निकाल लेते थे। उनके नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी कदर काबिल दौलत बच्चे थे। उनका ख्याल था कि बच्चों को अच्छी तालीम दें। मतलब उनकी नज़र में बच्चों की काफ़ी अहमियत थी, बच्चों से काफ़ी मोहब्बत करते थे। उनका ये कहना था कि बच्चों को हमें अच्छी तालीम देनी चाहिए, मुनासिब तौर पर उनकी परवरिश की जाए। बच्चे वो वही बुनियाद है जिस पर कौमी तालीम की नई इमारत खड़ी जा सकती है। मतलब वो बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, वो लोगों को कहते थे बच्चे हमारी बुनियाद है। अगर हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तभी तो हमारी कौम की वो एक नई इमारत खड़ी कर सकेंगे। उन्होंने बच्चों की तालीम की ज़रूरत को समझा, उनको पूरा करने का हर मुमकिन कोशिश, मतलब बच्चों की तालीम को एक ज़रूरी काम समझा। उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और कोशिश की। जब मकतबा जामिया कायम हुआ तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए किताबें तैयार करने का काम किया गया। जब उन्होंने मकतबा जामा कायम किया, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल बनाई जाती, तो वहाँ पे बहुत सारी किताबों का बंदोबस्त किया बच्चों के लिए। डॉक्टर जाकिर साहब ने अपनी उम्र बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी। उन्होंने तदरीस के पेशे को इसलिए चुना कि उन्हें उसका काम का शौक़ था। मतलब उन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजारी। उन्हें इतना शौक़ था कि वो बच्चों को अच्छी तालीम दे। डॉक्टर साहब ने जामिया के हर काम में बच्चों को आगे रखा, उनसे बड़े बड़े काम करवाए। मतलब उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी सपोर्ट की, काफ़ी मेहनत की। वो चाहते थे बच्चे हमारे पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान, कामयाब इंसान बने, हमारे हिंदुस्तान मुल्क का नाम रोशन करे। उन्होंने जामिया के हर कामों में बच्चों को आगे रखा, आगे कामों में रखा। 1935 में जब दिल्ली में जामिया नगर की इमारतें बनता शुरू हुई तो उनका संग बुनियाद रखने के लिए उनके बच्चों को इज्जत दी, जो उम्र में सबसे छोटा था। मतलब 1935 में जामिया नगर की इमारतें बनना शुरू हुई तो उनके संग बुनियाद रखने के लिए बच्चों को इज्जत दी, बच्चों को आगे, जो उम्र में सबसे छोटा था।
जाकिर साहब का बर्ताव कुछ ऐसा था कि बच्चे अपने अपने आप पर भरोसा करने लगे। मतलब जाकिर साहब का बर्ताव ऐसा था कि बच्चे अपने आप पर वो भरोसा करने, उनका ख्याल था कि बच्चे की शक्ति उभर कर सामने आनी चाहिए, उसके जौहर खुलने चाहिए, उसे अपने काम में मज़ा आना चाहिए। बच्चों के लिए उन्होंने उन्होंने बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ भी लिखी हैं। वो चाहते थे बच्चे अपने काम को एंजॉय करें, मज़े करें, वो अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस लाए, एक हिम्मत लाए, वो डरे नहीं, और अपनी जो भी उनका जो भी टैलेंट है वो खुलकर बाहर आए। उन्होंने बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, लतीफ़ों की किताबों का भी बंदोबस्त किया था। बच्चों से प्यार करने वाले, बच्चों की तालीम कर तरबियत के लिए मुसलसल कोशिश करने वाले, मुल्क को आवाम को तालीम अहमियत से आगाह करने वाले मुख्तसर रहनुमा से 3 मई 1929 में वफात आई। मतलब उन्होंने बच्चों से बहुत प्यार किया, बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने काफ़ी बंदोबस्त किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बंदोबस्त किया, आवाम के लिए भी काफ़ी खिदमत अंजाम दी। तो 3 मई 1979 में उनकी वफात हो गई। जामिया मिलिया के अहाते में उनका मकबरा वजूद है। अभी जामिया मिलिया जो है, एक यूनिवर्सिटी है, एक जो कॉलेज जैसा है, एक कॉलेज जैसी जगह है, तो जामिया मिलिया के अहाते में उनकी जो कब्र है वहीं पे उन्हें दफनाया गया। उनका मकबरा आज भी हमारे हिंदुस्तान मुल्क में मौजूद है। तो हमने जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खिदमत अंजाम दिए, आवाम के लिए भी काफ़ी खिदमत की, बच्चों के लिए भी, बच्चों से भी काफ़ी मोहब्बत करते थे, बच्चों की तालीम के लिए हमेशा आगे आगे रहते थे। तो उन्होंने हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। तो आइए हम इस सबक के ज़रा मायने देखेंगे। मायने इर्शाद: वकालत वकील का पेशा, जैसे अमला किसी दफ्तर में मुलाजिमत करने वाला, शोबा मुकमा ऑफिस, नई जान पड़ना, फिर से ताकत आ जाना, हर दिल अजीज, सबको पसंद आने वाला, फायज होना, मुकर्रर करना, मुश्किल शौक, संगी बुनियाद, किसी इमारत की बुनियाद में रखा जाने वाला पत्थर, जौहर खिलना, सलाहियत उभर के सामने आना, जैसे हमारा टैलेंट बाहर आता है।